हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो नॉलेज और एग्जाम में मार्क्स के दोनों के पर्सपेक्टिव्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है इंटीग्रल्स, जो कि क्लास 12th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है ना। यहां से हम इंटीग्रल कैलकुलस में हम एंट्री करते हैं। ठीक, तो ये जो इंटीग्रल कैलकुलस है ये कैलकुलस का दूसरा पार्ट है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो हमारा क्या था, डिफरेंशियल कैलकुलस था। तो बेसिकली हम जो कैलकुलस है उसको दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक तो हमारे पास होता है इंटीग्रल कैलकुलस, जो कि अभी हम बाद में पढ़ने वाले हैं, और पहला हमारे पास जो था वो था डिफरेंशियल कैलकुलस। तो जो डिफरेंशियल कैलकुलस था ना, उसको हमने क्लास 11 से ही पढ़ना शुरू किया दिया था। किस चैप्टर से? लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स से। यही हमने शुरू कर दिया था, जो कि इसका बेस था। फिर आगे जाकर हमने क्लास 12th में इसको कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में कंटिन्यू किया, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में। ठीक है, और आगे चल के हमने डिफरेंशिएशन भी सीखा, हमने डिफरेंशिएशन भी किया, और फाइनली जाकर हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी पढ़ा। तो ये जो डिफरेंशियल कैलकुलस हमने इसमें जो कुछ भी पढ़ा ना, उसको लास्ट में ले जाकर हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हमने अप्लाई कर लिया, उसको यूज कर लिया, जहां पर हमने बहुत सारी चीजें की, बहुत सारे काम किए। हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज पढ़ा। ठीक है, हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ा, उसके स्लोप पढ़े, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द स्लोप पढ़ा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द टेंजेंट पढ़ा। हमने फंक्शन चेक किया कि वो कहां पर इंक्रीजिंग है, कहां पर डिक्रीजिंग है। हमने फंक्शन के मिनिमा मैक्सिमा फाइंड किए, हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी सीखी। तो हमने जब ये सारी चीजें कर रहे थे ना, हमने वहां पर एक चीज नोटिस किया कि जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था ना डिफरेंशियल कैलकुलस, वो रिवॉल्व कर रहा था सिर्फ एक सिंगल चीज की तरफ। वो क्या था? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो हम घूम फिर कर एक ही काम कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे? हम डेरिवेट कर रहे थे, वहां पर हम स्लोप फाइंड कर रहे थे। कभी हम क्या कर रहे थे? डबल डेरिवेट कर दे रहे थे। तो फाइनली हम क्या ही कर रहे थे? एट द एंड हम स्लोप फाइंड कर रहे थे टेंजेंट का। ठीक है, ऐसे ही ना जब हम इंटीग्रल कैलकुलस में आते हैं तो बेसिकली हम रिवॉल्व करते हैं एक दूसरी चीज पर, वो होती है एरिया। पूरा कॉन्सेप्ट हमारा एरिया की तरफ रिवॉल्व करता है, एरिया के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगा। तो जो इंटीग्रल कैलकुलस होता है उसको बेसिकली हम यहाँ पर दो पार्ट में पढ़ते हैं। जैसे पूरे कैलकुलस का हमारे पास दो पार्ट है, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? इंटीग्रल कैलकुलस के भी दो पार्ट है। ठीक है, एक तो हमारे पास है डेफिनिट इंटीग्रल और दूसरा है हमारे पास इंडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, तो आगे के जो भी हमारे दो तीन चैप्टर होने वाले हैं, चैप्टर नंबर 7, 8, 9, ये सारे के सारे हमारे इंटीग्रल कैलकुलस के ही अंदर आते हैं। तो वहां पर हम दो ही चीज पढ़ रहे होंगे, तो डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे होंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे होंगे, और यही का हम इंटीग्रल का ही यूज कर रहे होंगे। तो बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल में हमें मिलता क्या है? अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है, सपोज हमारे पास y इज इक्वल टू एक फंक्शन है, y इज इक्वल टू fx, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है। तो अगर वो कहां से कहां तक डिफाइंड है, x इज इक्वल टू a से लेकर x इज इक्वल टू b तक डिफाइंड है, तो यहाँ इनके बीच की ना तो एरिया बाउंडेड बाय द रीजन ऑफ द कर्व। ठीक है, तो ये जो कर्व है उसका जो रीजन से ये जो एरिया बाउंड हो रही है ना, ये हमारा क्या होगा? इंटीग्रल होगा। इंटीग्रल से हमें एरिया मिलती है, बट जो इंडेफिनिट इंटीग्रल है ना, ये हमें कुछ और देती है। ये हमें क्या देती है? फैमिली ऑफ कर्व देती है, फैमिली ऑफ कर्व। अब ये होता क्या है वो देख लेते हैं। जैसे कि सपोज अगर हमारे पास क्या है ना, एक कर्व है ऐसा कुछ, y इज इक्वल टू साइन x। ठीक है, तो हमारे पास क्या एक कर्व है, बट अगर हम एक काम करें, इसके आगे हम c लगा दें, c
कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट, ये कुछ भी हो सकता है 1 2 3 -1 -2 -3, तो इसको हमें साथ में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर c की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेंगे 1 रखेंगे तो इसका ग्राफ चेंज हो जाएगा, फैमिली वही रहेगी बट ग्राफ क्या हो जाएगा हमारा चेंज हो जाएगा, स्लाइटली ये मूव कर जाएगा, ठीक है। c की वैल्यू के अकॉर्डिंग ये मूव होता रहेगा, उस वजह से हमें ग्राफ तो अलग अलग मिलेंगे बट उसकी फैमिली सेम रहेगी, ठीक है। तो ये तो हमारा था ओवरव्यू था कि हम इंटीग्रल कैलकुलस में क्या पढ़ने वाले हैं। अभी चैप्टर का तो हमने ओवरव्यू देख लिया है बट हमने ये नहीं देखा कि इंटीग्रल बेसिकली होता क्या है। तो इंटीग्रल होता क्या है उसको हम क्या करते हैं ना, उसको दूसरी तरीके से समझते हैं। इंटीग्रल हमारा होता है एक तरीके से कह सकते हैं एंटी डेरिवेटिव, या फिर दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। समझ में आया? अगर नहीं आया तो हम एक काम करते हैं, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लो अगर हमारे पास एक फंक्शन है x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x होगा, ठीक है ना। हमने इसको डेरिवेट किया तो हमें क्या मिलेगा 2x मिलेगा। अब ये जो हमारे पास जो इंटीग्रल है ना वो डेरिवेटिव का क्या होता है अपोजिट होता है, इनवर्स होता है। तो दैट मींस कि अगर हम इस 2x को हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए x स्क्वायर मिलना चाहिए। दैट मींस कि अगर हम इसको ऐसे लिखें d of dx of x square dy dx of x square is equal to 2x, तो ये जो इसका इंटीग्रल होता है ना, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे, अगर हम 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें x स्क्वायर मिलना चाहिए। तो इसको हम बहुत तरीके से हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x स्क्वायर, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली इंटीग्रल ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू x स्क्वायर। ये मैथमेटिकली हमने ये लिख दिया है कि हम क्या करेंगे, अगर 2x को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट ऑफ x तो हमें क्या मिलना चाहिए x स्क्वायर मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या थी इंटीग्रल एक क्या है इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव्स है, ठीक है। तो बट अब एक चीज यहाँ पर एक काफी बड़ा कैच है, ठीक है, काफी बड़ी प्रॉब्लम है, उसको आप जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हमने देखा x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है 2x आता है, 2x का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए हमारा x स्क्वायर आना चाहिए। अगर हम क्या करते हैं ना, अगर हम एक दूसरा हम फंक्शन ले लेते हैं जैसे कि x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 3, तो आप देख सकते हैं जो पीछे हमने डिस्कस किया था ये क्या है फैमिली ऑफ कर्व है, किसकी x स्क्वायर, ठीक है। उसके साथ हमने प्लस सी में लगा रखा है 1 2 3 हमारा एक चेंज होता हुआ चल रहा है। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा, इसका जो डेरिवेटिव होगा अगर आप ध्यान दो हमने जब पढ़ रखा है इनका डेरिवेटिव सेम आएगा, 2x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और ये 1 कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा डेरिवेटिव 0। तो ओवरऑल आएगा 2x एज इट इज, यहाँ पर डेरिवेटिव क्या आएगा 2x और यहाँ पर भी डेरिवेटिव क्या आएगा 2x आएगा। तो हमने तो पढ़ रखा है कि जो इंटीग्रल होता है डेरिवेटिव का क्या होता है इनवर्स प्रोसेस होता है। तो अगर आप यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो 2x का जो इंटीग्रल होगा वो x स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए, 2x का जो इंटीग्रल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2 होना चाहिए। तो ऐसे ही 2x का यहाँ पर इंटीग्रल क्या होना चाहिए x स्क्वायर प्लस 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा राइट हैंड साइड तो सेम है 2x 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 और यहाँ पर भी पीछे भी आ जाते हैं 2x। अगर हम इनको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है x स्क्वायर प्लस 0, ठीक है ना, हमारे पास कुछ भी नहीं होता तो हम प्लस 0 लिख सकते हैं, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, दैट मींस हमारे पास एक कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि अगर हम क्या करते हैं ना और 2x को डेरिवेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस 2x को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस c मिलेगा। तो अब मान लेते हैं सपोज हमारे पास एक कोई फंक्शन है, ठीक है, लाइक दिस fx जिसका डेरिवेटिव क्या है
ये वाला फंक्शन, ठीक है, स्मॉल f से हमने डिनोट किया, दूसरा फंक्शन हमें fx मिलता है। तो ये जो fx है ना, इसका जो इंटीग्रल होगा वो क्या आना चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू x क्या आना चाहिए, ये वाला x, और साथ में हम एक आर्बिट्री कांस्टेंट लगा देंगे, क्योंकि अगर मान लो हमारे पास यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू रही होगी तो उसका हमें पता है कि डेरिवेटिव 0 हो जाता है, तो उसको हम ढूंढ नहीं पाते, ठीक है ना। तो ऐसे फंक्शन जिसमें हम ऐसा इंटीग्रल जिसमें हमारे पास ये प्लस सी आता है, जिसकी लिमिट देखिए हमें पता है कि सी की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, जैसे जैसे हम सी की वैल्यू चेंज करते जाएंगे हमें फैमिली ऑफ कर्व्स मिलती जाएंगे। तो इस वजह से, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट कैलकुलस बोलते हैं। तो अभी तो हम इंडेफिनिट कैलकुलस पे ही प्रोसीड करेंगे, क्योंकि अगली जो एक्सरसाइज है जिसकी हम इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 7.1, वो इसी पे डिपेंडेंट है। तो इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूलेज हैं जिसको हमें याद करना पड़ेगा। याद करने से बेहतर है कि हम उसको क्या करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि इंटीग्रल डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है, तो हम क्या करेंगे, उसी को फॉलो करेंगे और वहां से हम फॉर्मूला बनाएंगे और समझेंगे, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूं। तो ठीक है ना, तो एक टर्म हमारे पास आता है आइलेट, I-L-A-T-E। तो इसको ये जितने भी लेटर्स हैं ना I-L-A-T-E, ये अलग अलग टाइप के फंक्शन को डिनोट कर रहे हैं। तो जो हमारे मेजर फंक्शन है, जैसे कि I स्टैंड फॉर इनवर्स फंक्शन, ठीक है, L स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A stand for algebraic function, T stand for trigonometric function और E stand for exponential function, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा आएगा वो हमारा होता है अलजेब्रिक फंक्शन। तो सबसे इजी वे बेसिक भी है, तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शन में हम बेसिकली दो तरीके के फॉर्मूले के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो पहला एक तो हमारे पास होता है जिसको हम ड्राइव करने जा रहे हैं। अच्छा, अगर हम पढ़ते हैं हमारे पास कोई फंक्शन है x रेज़ टू द पावर n+1 ओवर n+1, अगर इसको हम डेरिवेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x रेज़ टू द पावर n मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम x रेज़ टू द पावर n को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, x रेज़ टू द पावर n+1 ओवर n+1 मिलना चाहिए। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला मिलेगा किसका, x रेज़ टू द पावर n का इंटीग्रल का फॉर्मूला मिलेगा, x रेज़ टू द पावर n dx विल बी इक्वल टू x रेज़ टू द पावर n+1 ओवर n+1 प्लस c, क्योंकि हमारा क्या है, इंडेफिनिट इंटीग्रल है। ऐसे ही एक चीज और होती है, हमें पता है d/dx x इज इक्वल टू 1। तो अगर हम 1 को इंटीग्रेट करेंगे, या फिर मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूं, इंटीग्रल ऑफ dx हमें पता है यहाँ पर 1 होता है, ठीक है। इंटीग्रल dx, तो ये क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, x प्लस c आनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली है कि n कांट बी इक्वल टू -1। देखें दोनों साइड से हम देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर रखेंगे n इज इक्वल टू -1, तो ये क्या हो जाएगा, x रेज़ टू द पावर -1 प्लस 1 ओवर -1 प्लस 1, तो हो जाएगा x रेज़ टू द पावर 0 अपॉन 0 1/0, दैट विल बी नॉट डिफाइंड। तो हम x की वैल्यू -1 नहीं रख सकते। ये हमने कहां से देखा, हमने देखा
राइट हैंड साइड से। बट अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे तो हमें पता है कि क्या हो जाएगा, x रेज़ टू द पावर -1, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1/x। अब 1/x का आपको क्या चाहिए, इंटीग्रल चाहिए, ठीक है। तो हम जरा सा पीछे चलते हैं लॉगरिथमिक वाले पर, ठीक है। हमने देखा था d/dx 1/x इक्वल टू क्या होता है, log x होता है, ठीक है। तो log x का तो सॉरी हमने देखा था कि यहां पर d/dx log x इक्वल टू क्या होता है 1/x होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो 1/x होगा उसका इंटीग्रल क्या होगा, log x प्लस c। तो अभी हमने कौन से देख लिए, हमने अलजेब्रिक देख लिए, लॉगरिथमिक देख लिए। अगला हमारा आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर आपको याद हो, फॉर्मूले तो आपको याद ही होंगे, अब उसी से हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता था, साइन का फंक्शन आता था, अगर याद हो तो देखते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू क्या होता है, cos x। तो इस cos x का इंटीग्रल क्या होगा, sin x प्लस c। ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ cos x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ sin x। तो अभी देखो नेगेटिव ऑफ sin x का हम तो इंटीग्रल करने नहीं जाएंगे, हम सिंपली किसका फॉर्मूला में चाहिए, sin x का। तो इस नेगेटिव को हम यहां पर लेकर चले आएंगे। तो हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ माइनस cos x अगर हमें डेरिवेटिव करना आता है, ये सभी को आता है, अगर आप करके देखेंगे तो माइनस cos x का डेरिवेटिव आएगा sin x। तो sin x का इंटीग्रल क्या आना चाहिए, इंटीग्रल ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ cos x प्लस c। पहले हम फॉर्मूला नोट कर लेते हैं, फिर आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता था, sec स्क्वायर x। तो जो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, tan x। ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ cot x क्या होता था, माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। तो अब ये देखो नेगेटिव हमें वापस है, देखो हमें इसको इंटीग्रेट करना, फार्मूला में किसका चाहिए, cosec स्क्वायर x का। तो हमें नेगेटिव हम क्या कर लेंगे, इस साइड रख लेंगे। तो जब हम cosec स्क्वायर x को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें मिलेगा cosec स्क्वायर x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस ऑफ cot x प्लस c, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला बचा, ठीक है, sec x का, ठीक। sec x का डेरिवेटिव क्या होता था, sec x tan x। तो sec x tan x का इंटीग्रल क्या आएगा, sec x tan x का इंटीग्रल हो जाएगा sec x प्लस c, ठीक है ना। हमें पता है इधर अगर ये sec x हमारा एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव अगर हमारा sec x tan x आता है तो sec x tan x का इंटीग्रल sec x होगा, क्लियर है। ऐसे हमारे पास एक और है, एक फॉर्मूला और बच रहा है, हम उसको इधर लिख लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ cosec x इज इक्वल टू माइनस ऑफ cosec x एंड cot x। अब फॉर्मूला इंटीग्रल का किसका चाहिए, cosec x cot x का चाहिए, तो नेगेटिव हम इधर लेकर चले आएंगे, ठीक। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, समझाने की कोशिश नहीं कर रहा कि यहाँ पर हम नेगेटिव लेंगे तो इसका नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, बेसिक है, इसलिए हम ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक। तो इसका जो हमारा माइनस ऑफ cosec x का डेरिवेटिव आया cosec x cot x। तो जो cosec x cot x का जो इंटीग्रल होगा, एक बॉक्स बना लें ताकि आपको दिखने लगे, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ cosec x cot x will be equal to minus cosec x plus c, क्लियर है ना। देखिए अगर आपको डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले याद होंगे
डिफरेंशिएशन वाले फार्मूले याद होंगे तो आपको इंटीग्रल के ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। बस वहां पर कुछ चेंजेस थे, ध्यान दीजिएगा। कुछ चेंजेस ये थे कि वो फंक्शन जो c से शुरू होते थे, किससे शुरू होते थे, इंग्लिश लेटर c, उसका जो डेरिवेटिव आता था वो क्या आता था, नेगेटिव में आता था। ऐसे ही यहां पर वो इंटीग्रल जिसका रिजल्ट क्या आता है, c से शुरू होता है, उसके आगे क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव साइन मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये c से शुरू हो रहा है नेगेटिव, ये c से शुरू हो रहा है नेगेटिव, ये c से शुरू हो रहा है नेगेटिव। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। तो हमने 3 तरीके का पढ़ लिए, ठीक, लॉगरिथमिक पढ़ लिया, अलजेब्रिक पढ़ लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक, हमने इन सारे फंक्शंस के हमने फॉर्मूलेज देख लिए हैं। अब बाकियों के भी जल्दी से देखते हैं और फर्दर हम एक्सरसाइज पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर आपको याद हो, e रेज़ टू द पावर x, तो e रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव्स क्या होता था, e रेज़ टू द पावर x ही होता था। इसीलिए e रेज़ टू द पावर x का जो इंटीग्रल होगा वो भी e रेज़ टू द पावर x होगा, और साथ में हम c ले लेंगे, हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट। अच्छा, एक फंक्शन और होता था हमारे पास कुछ इस तरीके का, a रेज़ टू द पावर x, क्लियर है। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता था, अगर आपको याद हो तो ये आता था a रेज़ टू द पावर x log a एंड बेस e, जो कि हम जनरली लिखते नहीं है, अंडरस्टूड होता है, तो आगे हम नहीं लिखेंगे, अभी हमने बता दिया। तो अब देखिए हमें फॉर्मूला किसकी जरूरत है, किसके इंटीग्रल की जरूरत है, a रेज़ टू द पावर x की, और इतना वाला टर्म हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। तो हम क्या करेंगे ना, दोनों साइड हम किससे डिवाइड कर देंगे, log a बेस e, दोनों साइड हमने इसी से डिवाइड कर देना है, तो ये कट जाएगा। तो हम देख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू द पावर x ओवर log a हमारा क्या होता है, a रेज़ टू द पावर x होता है। ऐसे ही इंटीग्रल ऑफ a रेज़ टू द पावर x क्या हो जाएगा, a रेज़ टू द पावर x ओवर log a प्लस c। तो ये था हमारा एक्सपोनेंशियल पावर के फॉर्मूलाज। होप कि सारे को समझ में आ रहा है। जिसको समझ में नहीं आ रहा है, इसमें कुछ बेसिकली है नहीं, फॉर्मूले पिछले वाले ही हैं, बस हम उसको उल्टा करके देखना सीख रहे हैं, और आप 1-2 बार खुद से लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो फाइनली लास्ट में हमारे पास बचता है इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन अगर आपको याद हो, ये कुछ फंक्शन थे हमारे पास, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x। तो इसके डेरिवेटिव्स अगर आपको याद हो, हम देख लेते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x का क्या होता था, सारे के एक साथ हम लिख लेते हैं, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता था 1/√x स्क्वायर प्लस 1, और cot इनवर्स x का भी फॉर्मूला सेम होता था, बस साथ में नेगेटिव होता था, -1/x स्क्वायर प्लस 1। ऐसे ही सेक और कोसेक का हमारा क्या होता था, सेम होता था, बस हमारे साइन अलग अलग होते थे। तो हमारे पास देखो कुछ फंक्शन, ये 2 फंक्शन है, साइन और कॉस का इनवर्स के जो फंक्शन है उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो सेम होते हैं, सेम। अगर हम साइन का ध्यान नहीं देते तो साइन वाला पॉजिटिव, कॉस वाला नेगेटिव, क्योंकि हमने पढ़ा था जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं या फिर हमारा कोई भी फंक्शन, ठीक है, जो किससे शुरू होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो c से शुरू होते हैं उसका नेगेटिव में डेरिवेटिव आता है। तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो सेक इनवर्स x का हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/x स्क्वायर माइनस 1, और कोसेक इनवर्स x है, इसका भी सेम आएगा बट विद नेगेटिव साइन, ठीक है। अब जब हमें डेरिवेटिव्स याद हैं तो अब जल्दी से हम क्या करते हैं, हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं इंटीग्रल का।
अब जिसमें नेगेटिव है हम नेगेटिव को हम दूसरे साइड लेकर चले जाते हैं ताकि परेशानी ना हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग पहला वाला जो हमारे पास साइन इनवर्स x का जो हमारे पास डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग इंटीग्रल ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस c। अच्छा, अब दूसरा अगर हम देखते हैं माइनस ऑफ कॉस इनवर्स x का भी हमारे पास डेरिवेटिव सेम आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम हमारे पास फंक्शन है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका इंटीग्रल हम वापस से करते हैं। ठीक है, तो हमें एक दूसरी भी चीज मिल सकती है माइनस ऑफ कॉस इनवर्स x प्लस c। तो अब देखो ये दो अलग अलग हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो हम आगे चल के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको यूज करेंगे। दोनों में से कोई भी अगर हम पर्टिकुलर एक भी कोई करते हैं तो हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, एक भी याद है तो भी काम चलेगा, और दोनों याद है बड़ी अच्छी बात है। तो ऐसे ही इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस 1 विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c, और दूसरा हमें सेम मिल जाएगा cot इनवर्स x प्लस c। हमने पता है कि कोई भी इंटीग्रल है उसका रिजल्ट अगर c से शुरू होता है तो उसके आगे नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे ही इंटीग्रल ऑफ 1/x √x² माइनस 1 dx विल बी इक्वल टू sec इनवर्स x प्लस c। लाइकवाइज इसका हो जाएगा सेम फंक्शन है, बट इसका जो आंसर हमारे पास क्या है, माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स x प्लस c। ठीक है, होप कि आपको ये सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे, और अब हम एक्सरसाइज पे कंटिन्यू करते हैं।